हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के चतुर्थ सेमेस्टर में जो आपके दो पेपर होंगे, जिसमें एक प्रथम पेपर जिसका नाम है उपन्यास साहित्य, उसके भाग एक को लेकर हम आए हैं, जो आपके लिए आपकी परीक्षा में 75 में 75 अंक दिलाने का काम करेंगे। इसके पहले भाग को हम देखेंगे, उसके बाद में इसका अगला दूसरा तीसरा भाग आएगा, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जिसका प्रारूप आपके पेपर का होगा। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आपके पाठ्यक्रम की, आपके सिलेबस की कक्षाएं प्राप्त होती रहें और परीक्षा से पूर्व अपने पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अध्ययन करते रहें और पूरी तैयारी के साथ अपनी परीक्षा को देने जाएं। तो चलिए जुड़ते हैं आज के सत्र में। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी उपन्यास साहित्य का उद्भव एवं विकास। हिंदी उपन्यास की अन्य विधाओं की भांति इसका भी प्रारंभ भारतेंदु युग से ही है। यानी आपके लिए जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतेंदु युग से उपन्यास साहित्य का भी विकास होता है। इस दृष्टि से लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ये सब आपके लिए प्रश्न का ही काम करेंगे। यानी हिंदी का पहला उपन्यास कौन माना जाता है, परीक्षा गुरु, प्रकाशन कब हुआ, 1882 में, और इसके उपन्यासकार कौन है, लाला श्रीनिवास दास जी। परंतु क्या होता है, इसके पूर्व एक लघु उपन्यास, लघु माने छोटा, 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा गया, जिसका नाम क्या था वो भी मैं आपको बताता चलूं, भाग्यवती। परंतु होता क्या है, हिंदी उपन्यासों को स्वस्थ आकार भारतेंदु युग में ही मिला है। इसलिए क्या होता है कि उपन्यास युग की शुरुआत जो है भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। भारतेंदु मंडल से प्रेरणा ग्रहण कर देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता संतत 27 भाग लिखकर हिंदी जगत में, उपन्यास जगत में एक क्या है, खलबली पैदा कर दी। यानी क्या है कि इनके जो चंद्रकांता हैं, चंद्रकांता संतत हैं, उस समय लोगों ने पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। विशेष रूप से देवकीनंदन खत्री के उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी सीखना प्रारंभ किया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर गोपाल राम गहमरी ने जासूसी, तिलस्मी, अय्यारी उपन्यास लिखे हैं। इस परंपरा में जीपी श्रीवास्तव को भुलाया नहीं जा सकता। फिर तो जासूसी उपन्यास लेखन की एक प्रवृत्ति ही बन गई। बाबू देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता के अतिरिक्त भूतनाथ, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना लिखा। हरे कृष्ण जौहर ने उनसे प्रेरणा पाकर माया महल, निराला नकापोश, भयानक खून लिखा। देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री, ये भी प्रश्न बनता है आपका कि देवकीनंदन खत्री के पुत्र का नाम क्या है, तो क्या नाम है, दुर्गा प्रसाद खत्री। गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी ने आर्थर कानन डॉयल से प्रेरणा ली। यानी कि ये लोग आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित थे। उपन्यास साहित्य को जासूसी उपन्यासों से भर दिया और उपन्यास का कथानक, रहस्य, रोमांच, ये सब क्या होता है, प्रेम से भर उठता है। यानी कि उपन्यास साहित्य की और भी श्री वृद्धि होती है। द्विवेदी युगीन हिंदी उपन्यास काल। द्विवेदी युग स्वर जो है इतिहास प्रधान है, नैतिक मूल्यों की गांधीवादी समीक्षा है। इस भाग के कई उपन्यासकार विभिन्न प्रकार के उपन्यास लिखते हैं, जैसे कि किशोरी लाल गोस्वामी छात्रकुल कलंकिनी, सुल्ताना रजिया बेगम, लखनऊ की कब्र, गंगा प्रसाद गुप्त के नूरजहां, कुमार सिंह सेनापति हमीर। सामाजिक उपन्यासकार जो होते हैं
लज्जा राम शर्मा ने आदर्श दंपत्ति बिगड़े का सुधार लिखा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने अधखिला फूल लिखा, ये भी इनका सामाजिक उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन आदि। फिर जो है प्रेमचंद युग को हम देखेंगे आगे। प्रेमचंद युग इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रेमचंद जी ने हिंदी में उपन्यासों के लिए बहुत कुछ काम किया और बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। यानी प्रेमचंद के आने के बाद क्या होता है, हिंदी साहित्य में एक युगांतकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। हिंदी उपन्यास साहित्य विश्व स्तर की औपन्यासिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इसके बाद जितना भी उपन्यास साहित्य है वो प्रेमचंद की जूठन है। प्रेमचंद कुछ भिन्न होने लगे, यानी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उनके उपन्यास देखने को बाद पहले मिलते हैं और कुछ जो है यथार्थवादी देखने को मिलते हैं। उन्होंने पूस की रात कहानी लिखी है, निमिधर किसान कफन कहानी में अपनी पत्नी का कफन बेचकर खाते देखा गया, गोदान में आकर क्या होता है तड़प कर मरते देखा गया है। यानी गोदान का जो नायक है होरी, वो अंत में अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाता है, उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है और कैसे सारा समाज मिलकर के उसका शोषण करता है। इनके जो कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कला काव्य की रचना है निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान बड़ा ही प्रसिद्ध है, मंगलसूत्र, अपूर्ण इनका उपन्यास रहा है। प्रेमचंद की परंपरा को जिन उपन्यासकारों ने आगे बढ़ाया उनमें विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, निराला, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा आदि के नाम गिने जाते हैं। फिर उसके बाद में प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास काल को हम देखेंगे। प्रेमचंद की परवर्ती पीढ़ी का तेवर क्या है, कुछ भिन्न है। परवर्ती मतलब उनके बाद में प्रगतिशील लेखक संघ आता है और प्रगतिशील लेखक संघ का जो अधिवेशन लखनऊ होता है, जिसका सभापतित्व मुंशी प्रेमचंद जी करते हैं। हिंदी में यशपाल, राहुल, अमृत राय, रांगे राघव, नागार्जुन, फणीश्वर नाथरेण, शिव प्रसाद सिंह की यथार्थवादी लेखक पीढ़ी को पैदा करती है। यही नहीं, प्रेमचंद युग सारे के सारे पारंपरिक जीवन साहित्यिक मूल्यों के विखंडन का युग है। डार्विन, फ्रायड, एडलर, युंग, सार्वजकार के दार्शनिक रूप से प्रतिष्ठित हो जाने के परिणाम स्वरूप साहित्य का तेवर अस्तित्ववादी, निराशावादी, कुंठावादी, अति यथार्थवादी, विद्रूपतावादी, मनोविश्लेषणात्मक हो उठता है। यानी क्या होता है, मुंशी प्रेमचंद के पहले मनोरंजन पूर्वक उपन्यास लिखे जा रहे थे, आनंद विषयक लिखे जा रहे थे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी क्या है उसमें सुधार करते हैं। और मुंशी प्रेमचंद के बाद में क्या होता है, उपन्यासों के लेखन में, उसकी धाराओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, नरेश मेहता, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती इस पीढ़ी के अगुआकार माने जाते हैं। रेणुवा नागार्जुन के नेतृत्व में आंचलिक धारा के शिव प्रसाद सिंह, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवानी रामदरस मिश्र, शैलेंद्र मटियानी, कुबेरनाथ राय का नाम लिया जाता है। आधुनिक बोध और आज का उपन्यास, इसको अब हम लोग देखेंगे। स्वातंत्र्योत्तर काल का मार्क्स, डार्विन, फ्रायड, एडलर, युंग, फ्लावेक का काव्य काफ्का का प्रभाव हिंदी पर भी पड़ा है। यानी ऐसे लोगों का प्रभाव भी जो है, जो स्वतंत्रता के बाद में लिखे गए उपन्यास देखा गया है। 70 के दशक में उपन्यास लेखन का नेतृत्व मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, राजेंद्र अवस्थी, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी ने अपना हाथ आजमाया और जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, श्रीकांत वर्मा, महेंद्र भल्ला के नाम लिए जाते हैं। उसके बाद में अब हम देखेंगे कि किसे उपन्यास कहते हैं, कैसे उसको परिभाषित किया गया है। साहित्य जीवन और जगत की प्रतीक छाया है। यानी क्या होता है कि साहित्य के ऊपर लोगों के समाज का प्रभाव देखा जाता है। साहित्य को समाज का दर्पण माना गया है।
जीवन और जगत की जितनी सर्वांगपूर्ण अभिव्यक्ति उपन्यास में होती है उतनी जो है अन्य में नहीं होती है। जीवन और जगत के अत्यधिक निकट होने के कारण उपन्यास सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्य विधा बन गया। सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपन्यास क्या है, मानव के बहुत निकट है। यही कारण है कि उपन्यास का पाठक वर्ग बहुत है और आज ये सर्वथा सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति को अब हम देखेंगे। उपन्यास शब्द उप, धन नी उपसर्ग और अस धातु और अन्य प्रत्यय से निष्पन्न है, जिसका संस्कृत में अर्थ है उपन्यासः प्रसादन, अर्थात वो साहित्य विधा जो पाठक का प्रसादन करती है। परंतु हिंदी में उपन्यास शब्द प्रसादन और अंग्रेजी नावल के पर्याय का वाचक बनकर प्रयुक्त हो रहा है। अंग्रेजी में उपन्यास शब्द यानी इटालियन भाषा के नाविला, जिसका अर्थ है सूचना देना, के पर्याय के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसी आधार पर शिपले ने इसकी परिभाषा दी है क्या, नाविल शब्द से एक नवीन प्रकार का प्राकथन प्रधान रचना का बोध होता है, जिसमें आधुनिकता एवं सत्य दोनों की प्रतिष्ठा पाई जाती है। अन्य परिभाषा है बेकर अर्नेस्ट ए ने दी है, उपन्यास को हम गद्यमय कल्पित आख्यान के माध्यम से की गई जीवन की व्याख्या कह सकते हैं। एडिथ बर्टन ने लिखा है, उपन्यास एक ऐसी कल्पित आख्या है जिसमें सुंदर कथानक एवं भली प्रकार चित्रित पात्र होते हैं। और बड़ी ही जो महत्वपूर्ण परिभाषा मुंशी प्रेमचंद जी ने दी है, जो आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व माना गया है। आगे जी ने क्या लिखा है, उपन्यास व्यक्ति के अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी ने लिखा है, उपन्यास मानव जीवन का वो स्वच्छ और यथार्थ गद्यमय क्षेत्र है जिसमें मानव मन के प्रसाधन की अद्भुत क्षमता है। उपन्यासकार यह कार्य सफल चरित्र चित्रण के सहारे करता है। उपन्यास के तत्व विलियम हेनरी हडसन जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सभी प्रकार की कथानक रचनाओं के मुख्य तत्व कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, शैली, जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति जहां पर की जाए वहां पर क्या होगा, उपन्यास होगा। अब हम क्या है, उपन्यासों के जो प्रमुख तत्व हैं उनको एक एक करके देखेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे क्या होता है कथानक या कथा वस्तु। कथानक उपन्यास का प्राण तत्व है। उपन्यास की कथा वस्तु जीवन के उपन्यस्त होते हुए भी उसमें कल्पना का ही तत्व अधिक होता है। उपन्यासकार कथा वस्तु का चयन कहाँ से करता है, यही उसकी क्षमता का परिचायक है। उपन्यास की सफलता और असफलता भी इसी पर निर्भर करती है। कथानक का चयन करते समय उपन्यासकार कथानक विशेष में 3 बातों का ध्यान रखता है, यानी किस प्रकार का कथानक होना चाहिए, कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात है कौतूहल प्रधानता, यानी उपन्यास में कौतूहल तत्व नहीं हुआ तो पाठक की जिज्ञासा को जागृत करना असंभव हो जाता है। कौतूहल का मतलब ये होता है कि जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज को जानने जा रहे हैं, हमारे मन में ये भाव जगना चाहिए कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके अतिरिक्त क्या होगा। फलतः पाठक उपन्यास को छोड़ बैठेगा यदि ऐसा नहीं होता है। इसलिए उपन्यास का कथानक कौतूहल वर्धक होना चाहिए ताकि पाठक उससे चिपका रहे, रास्ते रास्ते रेल बस हवाई जहाज तक में पढ़ता रहे, चलता रहे। कौतूहल तत्व से क्षण भर भी छोड़ नहीं पाता है। संभाव्यता, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, उपन्यास का कथानक कौतूहल प्रधान होते हुए भी संभव कथानक होना चाहिए। असंभव घटनाएं यदि उपन्यास में वर्णित की जाएंगी तो पाठक का विश्वास उपन्यास और उपन्यासकार दोनों के ऊपर से हट जाएगा। पाठक
उपन्यास को छोड़ बैठेगा। इसलिए क्या होना चाहिए, अविश्वसनीय घटनाओं का उसमें दिग्दर्शन नहीं होना चाहिए। उसके उपरांत है संबद्धता। संबद्धता मतलब भावों का जुड़ाव, वाक्यों का जुड़ाव, पात्रों का जुड़ाव, यानी उपन्यास का कथानक संगठित होना चाहिए। विशृंखल उपन्यास भी पाठक को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। मतलब क्या है कि एक घटना आने वाली घटना से जुड़ी होनी चाहिए, आने वाली घटना जो घटनाएं हो चुकी हैं उनका एक क्रमबद्ध विवेचन हो, इसी को हम संबद्धता कहते हैं। अगला जो उपन्यास का प्रमुख तत्व है वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण मतलब जो हमने कथानक तैयार किया है, जो हमारे उपन्यास की कथा वस्तु है, उसके पात्र कैसे हैं, पात्रों में कौन से गुण होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, क्या उन गुणों की दृष्टि से पात्र खरे उतरते हैं कि नहीं। इसलिए पात्रों के चयन और उनके चरित्र चित्रण का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हेनरी जेम्स ने जीवन का दर्पण वाल्जाक ने क्या लिखा है कि मनुष्यों की यथार्थताओं से बना घर। प्रेमचंद ने मानव चरित्र का चित्र कहा है उपन्यास को। वस्तुतः उपन्यास का वर्ण विषय मानव चरित्र का चित्र ही है। मानव की रचना बहुत जटिल है, परतों में परत होती है, जैसे प्याज के छिलकों की तरह। उपन्यासकार उन्हीं परतों को उधेड़ने की चेष्टा करता है ताकि मनुष्य अपने निकट पहुंच सके, अपने को पहचान सके, क्योंकि मानव का व्यवहार जो होता है बाहरी रूप उसके भीतरी रूप का प्रतिबिंब बनता चला जाता है। उसकी चेष्टाएं अर्थात आचरण उसके मन का प्रतिरूप हुआ करते हैं। उपन्यास के पात्रों का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं। कौन कौन से? पहला है कथानक की दृष्टि से हम पात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा चरित्र की दृष्टि से। कथानक की दृष्टि से पात्र दो प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं प्रधान पात्र और कुछ होते हैं गौड़ पात्र। प्रधान पात्र में जैसे हम मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास देखेंगे तो उसमें भी प्रधान पात्र हैं, गौड़ पात्र हैं। शहरी जीवन की और ग्रामीण जीवन की दो कथाएं आपस में मिली हुई साथ साथ चलती हैं। चरित्र की दृष्टि से प्रधान पात्रों के चार उपभेद हैं। नायक नायिका कैसा होना चाहिए? धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत। प्रतिनायक प्रतिनायिका, खलनायक खलनायिका इनको कहते हैं। पताका नायक पताका नायिका, यानी इनको सहायक नायक नायिका कहते हैं। चरित्र की दृष्टि से पात्रों के कई वर्ग हो सकते हैं, जैसे कि स्थिर चरित्र प्रधान पात्र का होता है, गतिशील चरित्र वाले पात्र कुछ होते हैं। फिर अगला जो उपन्यास का तत्व है वो है देश काल एवं वातावरण। यानी क्या है, जिसको हम उपन्यास में दिखा रहे हैं उस देश की समाज की परिस्थितियां कैसी हैं, माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है। जो कथा वस्तु हम बुन रहे हैं, जिन पात्रों का हमने चयन किया है, तो वो किस माहौल के हैं, किस वातावरण की हैं, उनकी परिस्थितियां क्या रही हैं। समसामयिकता मानव मन को बिना उसके देश काल में जाने उसकी क्रिया प्रतिक्रिया का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे देश काल के संदर्भ में ही परखना बहुत आवश्यक होता है। संस्कृत में एक उक्ति है जो उपन्यास के संदर्भ में देश काल की प्रासंगिकता पर सटीक होती है। यद्यपि सत्यलोक विरुद्ध नाचरणीयम, इस दृष्टि से उपन्यासकार को होना चाहिए कि उपन्यास में जिस देश काल एवं वातावरण के कथानक को प्रस्तुत कर रहा हो उसी देश काल एवं वातावरण की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करे। अर्थात उपन्यास का कथानक देश काल एवं वातावरण के समसामयिक हो। इस देश काल और वातावरण के बिंदु का संपूर्ण निष्कर्ष यही है कि वातावरण कैसा हो, समसामयिक हो और जो देश और समाज की परिस्थितियों से तालमेल रखता हो। फिर अगला तत्व है उपन्यास का कथोपकथन, या इसी को कहते हैं संवाद योजना। यानी जिन पात्रों का हमने चयन किया है उन पात्रों के मध्य में आपस में वार्तालाप किस प्रकार का हो रहा है, जो संवाद हैं वो कैसे हैं, जो नायक नायिका हैं क्या संवाद उनके अनुकूल हैं
या प्रतिकूल हैं, जो क्रिया और प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो मुख्य पात्र बात को रख रहे हैं, जो गौड़ पात्र अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या उसमें सामंजस्य बैठ पा रहा है, यानी पात्रों के चरित्र के अनुकूल संवाद है कि नहीं, इन सब बातों का ध्यान इसमें रखा जाता है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती ये क्या है, संवाद प्रधान उपन्यास हैं, अर्थात संवादों का विशेष ध्यान इनमें रखा गया है। फिर है अगला तत्व भाषा शैली, यानी ये भी तत्व बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यानी जो पात्र हैं उनसे जो भाव व्यक्त कराया जा रहा है, उनसे जो संवाद बुलवाए जा रहे हैं, नायक है जो नायिका है, उनका जो चरित्र है वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार के शब्दों का चयन कर रहे हैं, किस प्रकार की शैली का चयन लेखक करता है और उन पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त कराना चाहता है। सुप्रसिद्ध आलोचक वफन का कहना है कि स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ, यानी क्या है, हर व्यक्ति की शैली अलग होती है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, हर व्यक्ति का चरित्र अलग होता है। उपन्यासकार स्वयं को ही भाषा के रूप में प्रस्तुत करता है। उपन्यासकार प्राय जिन शैलियों का प्रयोग करता है वो है वर्णनात्मक शैली, जैसे देवकीनंदन खत्री जी ने चंद्रकांता संतत लिखा है। कथात्मक शैली में मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान लिखा है। आत्मकथात्मक शैली में जैनेन्द्र कुमार जी ने त्यागपत्र उपन्यास को लिखा है। पत्र शैली में पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी ने चंद हसीनों के खतूत बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है। भाषा प्रायः पात्रानुरूप होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। विषयानुरूप होनी चाहिए, घटना अनुरूप होनी चाहिए, देश कालानुरूप होनी चाहिए। उपन्यासकार पात्रों के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग, उसका वर्ण विषय होता है, उसके अनुरूप भाषा का प्रयोग करता है। जैसा कथानक हो उसके अनुरूप भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि यशपाल जी का उपन्यास है दादा कामरेड, झूठा सच उपन्यास की भाषा दिव्या उपन्यास से बिल्कुल भिन्न है। यानी कहने का आशय यही है कि हर उपन्यास की भाषा शैली अलग होती है। जब पात्र अलग है, चरित्र अलग है, कथानक अलग है, तो भाषा शैली भी अलग ही होगी। फिर उसके बाद में अगला जो उपन्यास का महत्वपूर्ण तत्व है वो है उद्देश्य। यानी उद्देश्य में क्या होता है कि जो हमने कथा वस्तु बनाई है उसमें हमने जिन पात्रों का चयन किया है, जिस देश काल वातावरण का हमने चयन किया है, जो संवाद योजना उनके मध्य में हो रही है, अर्थात हमारे इस उपन्यास के लेखन का उद्देश्य क्या है, उसका निष्कर्ष निकल करके क्या आता है। हर कहानी का, हर कथानक का, हर नाटक का, हर चरित्र का और हर कार्य का कोई न कोई उद्देश्य होता है। वैसे ही उपन्यास का भी अपना एक उद्देश्य होता है। कोई भी साहित्यिक कृति निरुद्देश्य नहीं होती। निरुद्देश्य लेखन को पूछता भी नहीं है कोई। समर्थ लेखक किसी न किसी जीवंत उद्देश्य की भी प्रतिष्ठा के लिए ही सृजन करता है। काव्य रचना के उद्देश्य के बारे में संस्कृत के बड़े आचार्य मम्मट जी लिखते हैं, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशिवेत रक्षते सद्यः पर निर्वृत्ते कांता सम्मिततयो उपदेश युजे। यानी क्या है, काव्य का उद्देश्य क्या है, हमको यश प्रदान करता है, अर्थ प्रदान करता है, हमारा कल्याण करता है, और क्या है, एक सुंदर पत्नी और स्त्री के समान ही क्या है, अच्छा मार्ग भी दिखाता है, हमको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। तो ये क्या है, साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। अब हम कुछ उपन्यास विधा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे हिंदी उपन्यास की अन्य विधाओं की भांति ही इसका प्रारंभ कब होता है, भारतेंद्र युग में। आपसे प्रश्न बनेगा कि उपन्यास विधा का प्रारंभ किस युग में हुआ है, तो भारतेंद्र युग में हुआ है। उपन्यास की दृष्टि से लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। यानी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ,
1882 में। लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। बाबू देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता के अतिरिक्त भूतनाथ, अनूठी बेगम और गुप्त गोदना उपन्यास भी लिखा है। हिंदी उपन्यास के युग में प्रेमचंद का आना क्या है? एक युगांतकारी घटना है। यानी उनके आने से बहुत बड़ा परिवर्तन हिंदी उपन्यास साहित्य में होता है। और क्या है? उपन्यास साहित्य को जमीन से उठा करके विश्व स्तर पर मुंशी प्रेमचंद जी पहुंचाते हैं। द्विवेदी युग का स्वर इतिहास प्रधान है। और क्या है? नैतिक मूल्यों की गांधीवादी समीक्षा इस युग में हुई है। प्रेमचंद की परंपरा को जिन उपन्यासकारों ने आगे बढ़ाया है उनमें विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, चतुर सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, निराला, जयशंकर प्रसाद, वृंदावनलाल वर्मा आदि के नाम आते हैं। फिर है डार्विन, फ्राइड, एडलर, युंग के दार्शनिक रूप से प्रतिष्ठित हो जाने के परिणाम स्वरूप जिस साहित्य का तेवर अस्तित्ववादी, निराशावादी, कुंठावादी, अति यथार्थवादी, विद्रूपवादी, मनोविश्लेषणवादी हो जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन के नेतृत्व में तथा आंचलिक धारा के शिव प्रसाद सिंह, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवानी रामदरस मिश्र, शैलेश मटियानी, कुबेर नाथ राय के नेतृत्व में उपन्यासों का सृजन होता है। मतलब क्या है कि फणीश्वर नाथ रेणु है, नागार्जुन है, कुबेर नाथ राय आदि सब क्या है? आंचलिक उपन्यास लिखने के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। और आंचलिक का मतलब होता है जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित रचना करते हैं। 70 के दशक में उपन्यास लेखन का नेतृत्व मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, राजेंद्र अवस्थी, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी के हाथ अपना, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, श्रीकांत वर्मा, महेंद्र भल्ला जैसे उपन्यासकार हिंदी साहित्य में आजमाते हैं। जीवन और जगत की जितनी सर्वांगपूर्ण अभिव्यक्ति उपन्यासों में होती है, साहित्य के अन्य रूपों में नहीं होती है। उपन्यास शब्द उप धन नी उपसर्ग धन अस धातु धन अन्य प्रत्यय से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ संस्कृत में क्या है? उपन्यासः प्रसादन। फिर जो है शिपले ने परिभाषा दी है, नाविल शब्द से एक नवीन प्रकार का प्राकथन प्रधान रचना का बोध होता है जिसमें आधुनिकता एवं सत्य दोनों दिखाई देते हैं। फिर जो है बेकर अर्नेस्ट ए लिखते हैं कि उपन्यास को हम गद्यमय कल्पित आख्यान के माध्यम से ही की गई जीवन की व्याख्या कह सकते हैं। बर्टन लिखते हैं उपन्यास एक ऐसी कल्पित आख्या है जिसमें सुंदर कथानक एवं भली प्रकार चित्रित पात्र होते हैं। मैं उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। और अज्ञे जी क्या लिखते हैं कि उपन्यास व्यक्ति के अपनी परिस्थितियों के संबंध में अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर प्रतिनिधित्व को दिखलाते हैं। उसके उपरांत जो है उपन्यास के पात्रों का वर्गीकरण आपने देखा था, दो प्रकार से होता है। एक तो कथानक के दृष्टिकोण से होता है और दूसरा चरित्र की दृष्टि से होता है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती ये सब क्या है? संवाद प्रधान है। और मम्मट ने जो है काव्य के उद्देश्यों की, साहित्य के उद्देश्यों की चर्चा अपने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में की है। तो छात्रों, आज आपने इस सेशन के अंतर्गत चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी के जो प्रथम प्रश्न पत्र में उपन्यास साहित्य के उद्भव एवं विकास के बारे में संक्षिप्त जानकारी को देखा। और इसके अगले भाग में हम जो आपके परीक्षा का पैटर्न है उसके 100 प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो यदि आपको सत्र पसंद आता है तो वीडियो को अपने साथियों में ज़रूर शेयर करना, जिससे कि अधिकतम विद्यार्थियों का लाभ हो सके। वीडियो के ऊपर लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। आपको किस प्रकार की कक्षाएं चाहिए, ताकि हम
आपके सम्मुख और सुधार के साथ अगली कक्षाओं को रख सकें, जिसके द्वारा आपका अधिकतम लाभ हो सके। अगली कक्षा होने तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।